हे गाइस, इंडिया वाले एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। तो आज का जो वीडियो है वो फॉरेन मीडिया का रिप्रेजेंटेशन है इसरो के बारे में। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे इंडिया हर मुश्किलों का सामना डट कर करता है। आई मीन टू से कि इंडिया को हर कोई अंडर एस्टिमेट करता है कि इंडियन लोग क्या ही कर लेंगे, लेकिन हम हिंदुस्तानियों की यही खासियत है। हमें जितनी तेजी से नीचे गिराया जाता है, हम 2 गुना तेजी से ऊपर उठते हैं। पहले सभी हंसते थे कि इंडिया का इसरो क्या ही कर लेगा, लेकिन रिजल्ट्स आज आपके सामने हैं। चाहे वो मून पर जाना हो या फिर मार्स पर जाना हो, हम अपने एक के बाद एक मूव से पूरी वर्ल्ड को चौंका रहे हैं। तो चलिए पहले हम वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो खत्म होने के बाद मैं आपको काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स पढ़ के सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले कई वर्षों में स्पेस एक्स को काफी प्रशंसा मिली है उनके रॉकेट लॉन्च की कॉस्ट कम होने की वजह से। हालांकि एक अन्य ऑर्गेनाइजेशन जो लगभग उतना प्रसिद्ध नहीं है वो है भारत का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ISRO। दशकों से ISRO धीरे धीरे लगातार मिशन की कॉस्ट को कम कर रहा है, बोर्ड सहित ऑर्बिटल मिशन, चंद्र मिशन और यहाँ तक कि मंगल मिशन। तो यहाँ कहानी है स्पेस अंडरडॉग ISRO की। ISRO की स्थापना ऑफिशियली 15 अगस्त 1969 को हुई थी। Founded on August 15th, 1969. लेकिन पिछले दशकों से इस ऑर्गेनाइजेशन की जड़ें फैली हुई हैं। सबसे पुरानी जड़ें हैं इंडियन भौतिक साइंटिस्ट SK। 1920 के दशक में मित्रा को आइनोस्फीयर साउंडिंग से संबंधित उनके एक्सपेरिमेंट्स के लिए सबसे प्रसिद्ध रूप से जाना जाता था। आइनोस्फीयर साउंडिंग्स एक टेलीकम्युनिकेशंस टेक्निक है जिसका उपयोग दिए गए एरियाज में रेडियो फ्रिक्वेंसी को आइडेंटिफाई करने में किया जाता है। SK के अलावा मित्रा, हमारे पास CV रमन और मेघनाथ साहा जिन्होंने स्पेस से संबंधित कई तरह के प्रयोग भी पूरे किए। हमारे पास CV रमन और मेघनाथ साहा 20s और 30 के दशक में, लेकिन पहली बड़ी छलांग 40s के दशक तक नहीं आई जब फिजिकल रिसर्च प्रयोगशाला और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की गई। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना रिस्पेक्टिवली साइंटिस्ट विक्रम साराभाई और होमी भाभा ने की थी। प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन ने प्रयोग करने के लिए आसपास के यूनिवर्सिटीज, कॉस्मिक रेडिएशन, अपर एटमॉस्फेयर स्टडीज और हाई एल्टीट्यूड टेस्ट से संबंधित 1962 में विक्रम साराभाई ने प्रधानमंत्री नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च स्थापित करने के लिए मना लिया और इसके तुरंत बाद भारत ने साउंडिंग रॉकेट के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिसने अंत में इसरो या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया 1969 में। तब से इसरो ने 5 अलग अलग लॉन्च व्हीकल्स डेवलप किए, जिसमें पहला सैटेलाइट है लॉन्च व्हीकल या SLV। SLV केवल 40 kg की पेलोड कैपेसिटी वाला एक छोटा रॉकेट था। अपनी सिंप्लिसिटी के बावजूद दूसरों को विकसित होने में 7 साल लगे और अनफॉर्चुनेटली 1979 में पहला लॉन्च फेल हो गया। फिर भी एक फॉल्टी वाल्व खत्म हो जाएगा, जिससे रॉकेट बंगाल की खाड़ी में केवल 317 सेकंड में क्रैश कर गया। इसरो ने SLV को 1 साल बाद 1980 में एक और बार ट्राई किया और इस बार लॉन्च सफल हुआ। ISRO would give the SLV another try just a year later in 1980, and this time the launch would be successful. इसरो ने रोहिणी RS-1 सैटेलाइट को ऑर्बिट में सक्सेसफुली लॉन्च किया, जिसने इंडिया को ऑर्बिट तक पहुंचने वाला 6th कंट्री बना दिया। तीसरा लॉन्च अपने आप में सफल रहा, लेकिन सैटेलाइट को ऑर्बिट के बहुत नीचे लॉन्च किया गया, जिसके कारण सैटेलाइट लॉन्च के 9 दिन बाद ऑर्बिट से हट गया। It was launched in too low of an orbit, which caused the satellite to deorbit 9 days after launch. फोर्थ लॉन्च 1983 में हुआ और ये मिशन सफल हुआ। इसरो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ऑर्बिट में भेजेगा। SLV की सफलता के बाद इसरो का अधिक एडवांस वर्जन बनने का प्रयास करेगा। SLV को ASLV कहा जाएगा। ASLV एक 5 स्टेज का सॉलिड फ्यूल रॉकेट था, जिसका पर्पस पेलोड को जियोस्टेशनरी की ऑर्बिट में पहुंचाना था। अनफॉर्चुनेटली ये रॉकेट एक बहुत बड़ी निराशा बनी। Rocket would end up being a massive disappointment. अपने पूरे जीवन काल में ASLV 4 लॉन्चेस को पूरा करेगा, जिनमें से 3 फेल हो गए। पहला फेलियर 1987 में हुआ, जब रॉकेट का पहला चरण प्रज्वलित करने में फेल हुआ लॉन्च के बाद। ठीक 1 साल बाद इसरो ने दोबारा ट्राई किया, लेकिन इस समय लॉन्चर बिखर गया। ASLV का तीसरा लॉन्च 1992 में हुआ और SLV के फेलियर के सिमिलर सैटेलाइट को ऑर्बिट के काफी नीचे लॉन्च किया गया और वो ऑर्बिट से बाहर निकल गया। ASLV चौथा और लास्ट लॉन्च 1994 में हुआ। ये लॉन्च वास्तव में सफल हुआ, लेकिन ASLV के कठिन अतीत को देखते हुए इसरो रॉकेट को बंद करने का फैसला करेगा और अपने प्रयासों को PSLV या पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर केंद्रित करेगा। PSLV को पेलोड को सूर्य तुल्यकालिक ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया था और ये रॉकेट इसरो की कैपेबिलिटी को प्रूव करता है।
आयरॉनिकली 1994 में PSLV की पहली उड़ान फेल हो गई। हालांकि PSLV 50 सक्सेसफुल लॉन्चेस के साथ समाप्त होगा। PSLV वास्तव में आज भी उपयोग में है। The PSLV is actually still used to this day. और इसमें 342 विदेशी सैटेलाइट्स भी लगाए हैं 36 डिफरेंट कंट्रीज से वेरियस ऑर्बिट्स में। इस वर्ष तक PSLV ने वास्तव में सबसे अधिक संख्या में तैनात करने का रिकॉर्ड बनाया है। एक एक्सट्रीमली लायबल लॉन्च व्हीकल होने के अलावा PSLV अत्यंत कॉस्ट इफिशिएंट भी है। प्रत्येक लॉन्च का अनुमान 18 से 28 मिलियन डॉलर के बीच है। हम हायर साइड पर अनुमान लगाएंगे और इसे पर लॉन्च 25 मिलियन डॉलर कहेंगे। PSLV 3800 किलोग्राम पृथ्वी की निचली ऑर्बिट में पहुंचने में सक्षम है, जिसका मीनिंग है इसका कॉस्ट $6,579 पर केजी है। नासा के अपकमिंग SLS रॉकेट की 70 मेट्रिक टन्स ऑर्बिट में पहुंचाने की उम्मीद है, लेकिन प्राइस टैग पर लॉन्च की $2 बिलियन से ज्यादा है। इसका मतलब पर केजी का कॉस्ट $28,572 बिलियन है, जो PSLV के कॉस्ट के 4 गुना ज्यादा है। अब PSLV Falcon 9 जितना किफायती नहीं है जिसकी कीमत केवल $2,193 पर केजी है, जो PSLV की कॉस्ट का लगभग 3 गुना है। PSLV आज नासा के आने वाले विकल्पों की तुलना में कहीं अधिक स्किल्ड है और PSLV को 80s और 90s के दशक में डिजाइन किया गया था। इसरो का अगला रॉकेट जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या GSLV था। ये बेसिकली एक अपडेटेड वर्जन है ASLV का, जिसमें 5000 kg का पेलोड कैपेसिटी है। GSLV ने अब तक 13 लॉन्च किए हैं, जिनमें से 8 सफल रहे, 2 अधूरे फेल हुए और तीसरा कम्प्लीटली फेल हो गया। GSLV का उपयोग आज भी बड़े पेलोड को जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में भेजने के लिए किया जाता है और ये हमें इसरो के अंतिम रॉकेट में लाता है, जो कि GSLV Mark 3 है। ये रॉकेट 2000 के दशक की शुरुआत में विकसित किया गया था और ये इसरो का सबसे पावरफुल रॉकेट है जो लो अर्थ ऑर्बिट में 10,000 किलोग्राम भेजने में सक्षम है। PSLV के समान GSLV Mark 3 पर केजी कॉस्ट के मामले में काफी किफायती है। GSLV Mark 3 की कीमत $51 मिलियन पर लॉन्च है, यानी इसकी कीमत $5,100 पर केजी है और ये सभी सफल रहे हैं। ये डेफिनेटली ऐसा लगता है कि शुरुआती दिनों से इसरो ने काफी सुधार किया है। इन रॉकेट्स के साथ पूरी की गई उल्लेखनीय इसरो प्रोजेक्ट्स की ओर बढ़ते हुए हमारे पास सबसे पहले मुट्ठी भर सैटेलाइट प्रोग्राम्स है। एग्जाम्पल के लिए IRS सीरीज में सूर्य समकालिक ऑर्बिट में सैटेलाइट का एक ग्रुप होता है। ये सैटेलाइट भारत को ताजे पानी जैसे नेचुरल रिसोर्सेज का मैप और मॉनिटर करने की अनुमति देते हैं। इसरो द्वारा मैनेज्ड सैटेलाइट का एक अन्य समूह इनसैट सीरीज है। ये ग्रुप जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थित है और ये टेलीकम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है। फन फैक्ट, इनसैट एशिया पैसिफिक क्षेत्र में सबसे बड़ी डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम है। इसरो के पास उनके गगन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम और IRNSS के भीतर भी सैटेलाइट है। ये ग्रुप इसरो और इंडिया को नेविगेशन, कम्युनिकेशन, सर्विलेंस और कई सर्विसेज देगा। इसरो के सैटेलाइट शांत है, लेकिन जहां ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है वो है चंद्र और मंगल मिशन। चीन द्वारा ह्यूमंस को स्पेस में सक्सेसफुली भेजने के बाद भारत ने इस कोशिश पर ध्यान देना शुरू कर दिया, इंसानों को चांद पर भेजो। 2008 में इसरो ने चंद्रयान 1 को चंद्रमा पर लॉन्च करने के लिए PSLV के एक मॉडिफाइड वर्जन का उपयोग किया और चंद्रमा पर पानी के अस्तित्व को प्रूव करने वाली पहली जांच बन गई। चंद्रयान 1 के अकॉर्डिंग चंद्र ध्रुवों में 6000 बिलियन केजी से अधिक बर्फ है। इसरो कुछ समय के लिए एक और चंद्र मिशन का प्रयास नहीं करेगा, लेकिन अगला प्रयास चंद्रयान की तुलना में एक बड़ा कदम होगा। चंद्रयान 2 को 2019 में GSLV Mark 3 का उपयोग करके लॉन्च किया गया था और इसमें शामिल था एक चंद्र ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर, जो सभी भारत द्वारा स्वयं डेवलप किए गए थे। मिशन का गोल इसरो की लूनर सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग को पूरा करने की क्षमता को प्रूव करना था। अनफॉर्चुनेटली एक सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण लैंडर अपने प्लान्ड पथ से हट गया और मून के सरफेस में क्रैश हो गया। इसरो चंद्रयान 3 के साथ एक बार फिर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करने की योजना बना रहा है, जिसकी उम्मीद 2022 में होने की है। उनके मंगल मिशन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास मंगलयान 1 है। 2013 के नवंबर में इसरो ने मंगल पर मंगलयान 1 लॉन्च किया। स्पेस व्हीकल सक्सेसफुली मंगल ग्रह की ऑर्बिट में एंटर किया सितंबर 2014 में। भारत को अपने पहले प्रयास में मंगल की ऑर्बिट में प्रवेश करने वाला पहला देश बना दिया। कि इससे भी अधिक प्रभावशाली बात यह है कि ये पूरे मिशन
मिशन को पूरा करने में सक्षम थे $4 मिलियन की रिकॉर्ड लो कॉस्ट पर। एग्जाम्पल, मार्स ऑडिशन मिशन की कॉस्ट $297 मिलियन है, मवेन मिशन की कॉस्ट $671 मिलियन है और मार्स रिकॉनासेंस ऑर्बिटर की कॉस्ट $720 मिलियन है। मंगलयान 1 लिटरली मार्स रिकॉनासेंस ऑर्बिटर की कॉस्ट से लगभग 1/10 था। क्लियरली इसरो ने स्पेस मिशन की कॉस्ट को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रगति की है, लेकिन वे अभी शुरू हो रहे हैं। आगे देखते हुए इसरो ने 2022 में सूर्य के लिए आदित्य L1 शुक्रयान 1 को शुक्र के लिए लॉन्च करने के लिए योजना बनाई है 2023 में, और 2024 में मंगलयान 2 मार्स पर। उनके पास जुपिटर के लिए एक मिशन की योजना भी है, लेकिन हमारे पास उस मिशन का अब तक कोई डिटेल्स नहीं है। हालांकि आगे देखते हुए इसरो का भविष्य उनके बजट के रूप में उज्जवल दिख रहा है। साल दर साल वृद्धि जारी है। इसरो का बजट सिर्फ 3 गुना हो गया है पिछले 10 सालों में। ये साल के बिल्कुल विपरीत है, जिसका बजट 50 साल से चरम पर था। अंत में इसरो दुनिया की सबसे एडवांस्ड स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है। जब कॉस्ट इफिशिएंसी की बात आती है तो वे स्पेस एक्स के लेवल पर बिल्कुल नहीं होते हैं, लेकिन वे अदर गवर्नमेंट फंडेड स्पेस प्रोग्राम से आगे होते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए ये केवल समय की बात है जब तक इसरो ह्यूमंस को ऑर्बिट में नहीं रखता और अंत में मून और मार्स में। क्या आप लोगों को पता है कि इसरो कितना किफायती है? Comment that down below. Also, drop a like if you guys hope that NASA will soon focus on reducing cost themselves. And of course, consider joining our Discord community to suggest future video ideas, and consider subscribing to see more questions logically answered. But until then, I'm Hari, and I'll see you guys on the next one. तो पहला कमेंट है अ साइंटिस्ट्स जर्नी। इन्होंने लिखा है, बैक इन द डेज जब इसरो की शुरुआत हो रही थी तो सभी हम पर हंस रहे थे, क्योंकि ये एक गरीब देश था जो एक स्पेस एजेंसी चाहता था। बट थैंक्स टू आवर लीडर विक्रम साराभाई, जिन्होंने इसे हमारे लूटे सोसाइटी को ठीक करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल के रूप में देखा। यह उनकी एक डिजायर थी कि कॉमन लोगों के द्वारा स्पेस का यूज कर पाना और दूसरों को अपने सपनों को साकार करके दिखाना। ही इज ट्रूली अ लॉस्ट जेम ऑफ इंडिया and in a broader sense to the world itself. ये बात तो बिल्कुल सही कही। अगर विक्रम साराभाई नहीं होते, अगर उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा होता, तो शायद इसरो आज नहीं होता। यही बात है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। लोग तो कहेंगे ही, क्योंकि लोगों का काम है कहना। इन्होंने भी जब इसरो का सपना देखा था होगा तो हजारों ने कहा था होगा कि ये सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन अगर विक्रम साराभाई ने हार मान ली होती और उन सब की बातों को सुनकर अपने ड्रीम को छोड़ देते, तो आज क्या इंडिया स्पेस में इतनी तरक्की कर पाता? तो मैं तो यही कहूंगी कि फॉलो योर ड्रीम्स, बिलीव इन योरसेल्फ एंड डोंट गिव अप। फिर अगला कमेंट है सरिजेश सुरेश। ये कहते हैं, इसरो इज लाइक अ पुअर किड इन द स्कूल हु टॉप्स द क्लास फुल ऑफ रिच ब्रैट्स। फिर नेक्स्ट कमेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन्होंने कमेंट किया है, क्या आपको पता है इसरो के मंगलयान मिशन को मूवी ग्रेविटी से भी कम बजट में बनाया गया था? फिर तेजस पेंट से कहते हैं, फन फैक्ट, यूएस ने इंडिया के क्रायोजेनिक इंजन के डिमांड को रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने हर वो कोशिश की कि ताकि इंडिया इसरो को ना बनाए, लेकिन इंडियन साइंटिस्ट ने अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन बनाया एंड नाउ दे आर इंडिपेंडेंट। लाख आए और इसके हिम्मत को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इंडिया ने हार नहीं मानी कभी भी और डटकर हर मुश्किलों का सामना किया। फिर अगला कमेंट है मोक्षा मंत्रा। इमेजिन करिए कि इंडियन अपने बेस्ट फ्रेंड्स का इस्तेमाल इंडिया में ही करते। सैडली सिर्फ कुछ ही डिसाइड करते हैं यहाँ रुकने और अपने देश के लिए काम करने के लिए, और अपने बेसिक लाइफस्टाइल को सैक्रिफाइस करते हैं। देखिए, ये तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल ये सोचते हैं कि इंडिया में क्या है, फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे और वहाँ जाकर ढेर सारा पैसा कमाएंगे, और फिर उन्हीं जैसे लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारा देश डेवलप्ड नहीं है, खुद बाहर जाकर दूसरों की गुलामी करते हैं। वही चीज अगर अपने देश के लिए करेंगे तब ना हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। अंग्रेज तो हमारा पैसा लूट कर ले गए, अब वही पैसों से लालच दिखाकर हमसे काम करवाते हैं। एनीवे, फिर अगला कमेंट है आस्तिक दीक्षित। इंडिया का मार्स मिशन बस एक ही ट्राई में सक्सेसफुल हुआ, वो भी इतने कम बजट में। फिर डायरल हॉस्किन कहते हैं, दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। मुझे इंडिया के स्पेस कैपेबिलिटीज के बारे में कोई आइडिया नहीं था। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को फॉलो करने के लिए। फिर अंकित तिवारी ने कमेंट किया है कि इंडिया को इसरो पर गर्व होना चाहिए। कैसे इसरो ने स्पेस प्रोग्राम शुरू किया और कैसे इसरो आज प्रोग्रामिंग कर रहा है, वो भी लो कॉस्ट के साथ। वर्ल्ड इज सरप्राइज्ड बाय द इसरो। फिर जॉर्ज स्टीवन ने लिखा है, हम इंडियंस हो सकता है कि इतनी जल्दी वहाँ ना पहुँचे, बट विल रीच देयर विद द मोस्ट इकोनॉमिकल वे पॉसिबल। फिर नेक्स्ट कमेंट है ओनली विमल। इन्होंने लिखा है, क्या आपको पता है पहले सैटेलाइट को लोकेशन तक ले जाने के लिए साइकिल और बैलगाड़ी का यूज किया गया था? यू कैन इमेजिन कि नासा जैसे बजट होने पर इसरो क्या कर सकता है। ये तो बिल्कुल सही कहा इन्होंने। हम इंडियंस की
की खासियत है, हम जुगाड़ू होते हैं। चाहे वो स्पेस की बात हो या फिर घरों की बात हो, हम जुगाड़ लगाकर कुछ न कुछ तो कर ही लेते हैं। और इसके लिए भी दिमाग चाहिए होता है उस लेवल तक सोचने का। सिर्फ पैसे होने से नहीं होते, दिमाग भी होना चाहिए। इसलिए तो आज इंडियंस हर फील्ड में चौके और छक्के मार रहे हैं और हर फील्ड में इंडियंस की प्रशंसा की जा रही है। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करूंगी और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।